चलें। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें सिर्फ मेरी आवाज आएगी। अल्लाह है, पता नहीं। चलें, एक इमीडिएट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट, चल दोबारा क्रिएट कर। एक न्यू स्क्रीन क्रिएट किया मैंने, उसको लोड किया। यहाँ पर कॉइन गेम का नाम आ रहा है। उसके बाद मैंने एक एमपीडी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको नाम दे दिया मैंने इन्वायरमेंट। अब ट्रांसफॉर्म में आके उसको रीसेट कर दी पोजीशन, और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी मैं इन्वायरमेंट क्रिएट करूँ तो इस दुनिया के बिल्कुल सेंटर पे हो। ठीक है, रैंडम लोकेशन ना हो। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर आकर मैंने एक प्लेन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। चलो, और उसको थोड़ा और ग्राउंड की तरह लगा देखने लगने के लिए मैं थोड़ी इसकी स्केल अप कर लेता हूँ। ठीक। और इसकी साइज मैंने इंक्रीज कर दी ताकि हमारे पास चलने के लिए काफी ज्यादा स्पेस हो। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू मटेरियल क्रिएट करके नाम दे दिया एक मैंने उसको, और वो ड्रैग करके मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा इसको ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर दे देता हूँ। लड़कियों को कलर का नेम ज्यादा पता होता है, मुझे तो नहीं पता। ठीक है। चलो भाई, हमारा ये ग्राउंड हो गया। अब इसके ऊपर हम प्लेयर को बनाते हैं। प्लेयर को बनाने के लिए वही सेम स्टेप। सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको नाम दे दिया मैंने प्लेयर। और अगेन उसकी पोजीशन मैंने रीसेट कर दी ताकि वो बिल्कुल हमारी दुनिया के सेंटर पर हो। पोजीशन वैलिडेट करने के लिए अगेन इंस्पेक्टर में आगे आप देखोगे पोजीशन को 0 0 0, मतलब उसकी पोजीशन बिल्कुल सेंटर पे है। अब इसके अंदर, इसके चाइल्ड के अंदर हम एक कैप्सूल क्रिएट करते हैं। आई मीन सिलेंडर, गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये हमारा होगा प्लेयर। और इसको हम एक फेस भी दे देते हैं, तो मैं क्यूब को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसको जेड एक्सिस के अंदर अटैच कर दूंगा। जेड एक्सिस क्यों? जेड एक्सिस इसके लिए कि हमें पता हो कि इसकी जो है फेसिंग डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है। और हमारा जेड एक्सिस कहाँ पर है? वो आपके, जब आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो उसकी जो ये ब्लू एरो आप देख रहे हो, दिस इज दी जेड एक्सिस। ताकि जब मैंने इसको बोलना है कि भाई मूव फॉरवर्ड, तो आई नो कि मतलब दिस गाय इज मूविंग फॉरवर्ड। अगेन अब हम थोड़ा सा इसको कलर देते हैं प्लेयर को। तो प्लेयर फेस के नाम से एक मटेरियल क्रिएट कर दिया, एंड प्लेयर बॉडी के नाम से। प्लेयर बॉडी का हमने अप्लाई कर दिया, और प्लेयर फेस का भी हमने अप्लाई कर दिया उसके फेस पे। ठीक हो गया। और बॉडी को थोड़ा सा हम रेडिश, ये थोड़ा ज्यादा रेड। अच्छा है प्लेयर हमारा। मैंने एक एसेट क्रिएट किया हुआ है, हालांकि यूनिटी ने अपने भी काफी सारे एसेट दिए हुए हैं जिसमें आप थर्ड पर्सन कंट्रोलर बनाते हो। ठीक है। वो प्रोजेक्ट इंपोर्ट करो और आपके पास पूरा थर्ड प्लेयर मिल जाता है। थर्ड प्लेयर से का मतलब समझते हो वैसे? थर्ड प्लेयर कंट्रोलर कौन, क्या? नहीं, नहीं नहीं, थर्ड प्लेयर मींस के वो करेक्टर, वो प्लेयर जिनकी जो कैमरा हो वो पीछे से उनको दिखा रही, वो होते हैं थर्ड प्लेयर कंट्रोल। फर्स्ट पर्सन होते हैं जिनके सिर्फ हाथ नजर आ रहे होते हैं प्लेयर के। ठीक है, जब आप गेम खेलते हो तो उनके हाथ नजर आ, वो होती है फर्स्ट पर्सन। आगे बस समझ। सेकंड में अभी तक कंफ्यूजन है, पर मोस्टली जो टॉप व्यू होती है उनको कहते हैं, मतलब जो का कैमरा ऊपर से दिखाती है। तो गेम्स आपने ऐसे देखी होंगी। फर्स्ट पर्सन तो मेरे ख्याल में IGI CS GO जो है वो फर्स्ट पर्सन है। और थर्ड पर्सन हमारी GTA की जितनी भी गेम्स है वो आपकी सारी थर्ड पर्सन में आती हैं।
और टॉप डाउन गेम्स तो आपने मेरे ख्याल में अगर क्लैश ऑफ क्लैंस किसी ने खेली हो या फिर कोई भी ऐसी गेम जिनमें अवतार आपको आप ऊपर से देखो उनके सर नजर आ रहा होता है बेसिकली। तो वो is उसको सेकंड प्लेयर गेम्स कहते हैं, बट आई एम इन डाउट इन डेट, तो उसको आपको से रिसर्च करना। ठीक हो गया। प्लेयर का हमने एक समझो शेप बना दिया है, अब इसके अंदर कोई भी फिजिक्स या कुछ भी अप्लाइड नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो शेप्स हैं उसके अंदर एक कैप्सूल कोलाइडर लगा हुआ है, वो और दूसरा बॉक्स कोलाइडर भी है। तो मैं चाहता हूं कि ये मैं हटा दूं, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एज अ विजुअल्स मैं रखना चाह रहा हूँ। मतलब ये सिर्फ देख यूजर के देखने की चीज, ना कि समथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स। तो अब प्लेयर को हम एक तो रिजिड बॉडी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम इसके कैरेक्टर कंट्रोलर के थ्रू कर सकते हैं कंट्रोल। अब कैरेक्टर कंट्रोल मेरे ख्याल में आपके लिए नया होगा। तो ये समझो कि रिजिड बॉडी की तरह ही है काफी हद तक। इसमें जो बेहतरी है वो ये है कि ये सीढ़ियों पे भी चल जाएगा। आपका रिजिड बॉडी जो है ना सीढ़ियों पे क्लाइंब नहीं करेगा। सीढ़ियां, स्टेयर्स, स्टेयर्स पर कैरेक्टर कंट्रोलर मोड, ये जो डिजाइन हुआ है ये आपका कैरेक्टर्स बनाने के लिए डिजाइन हुआ है। कि आप थर्ड पर्सन बनाते हो, फर्स्ट पर्सन कोई भी कैरेक्टर बनाते हो, तो उसके लिए आपका कैरेक्टर कंट्रोलर नाम से ही कैरेक्टर कंट्रोलर। तो अब रिजिड बॉडी में ये होता है कि जब स्टेयर्स की बात आती है तो स्टेयर्स अगर स्लोप में हो बिल्कुल, जैसे किसी कार को चलाने के लिए वो सोचिए स्टेयर्स में नहीं चलेगी, वह नीड स्लोप। तो रिजिड बॉडी को बिल्कुल स्लोप चाहिए होता है क्लाइम करने के लिए। तो अब वहां पे कैरेक्टर कंट्रोलर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको फिर हमारे पास स्टेयर्स भी आ जाएं तो वो आराम से क्लाइम कर लेता है। उसका ये यहाँ पर स्लोप लिमिट और लिखा हुआ है कि कितनी हाइट हो एक आपके, मतलब दूसरी स्टेयर कितनी ऊपर हो तो वो इस कदम लेगा यहाँ पर। तो करेक्टर कंट्रोलिंग के लिए मैं इसको यूटिलाइज करूंगा अभी। ठीक है कि ये मोस्टली सिमिलर ही है, ग्रेविटी इस पे भी अप्लाई नहीं होती शायद। अब इसकी यूनिटी ने 2-3 बार चेंजेस कर चुके हैं। एक टाइम पे ऐसा था कि इसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई खुद से होती थी, और आई थिंक नाउ उन्होंने रिमूव कर दी है। तो उसको अभी थोड़ा वैलिडेट कर लेंगे हम, या तो फिर हम रिजिड बॉडी यूज कर लेते हैं। ना मैं कंफ्यूज होऊंगा ना आप कंफ्यूज हो। अच्छा चलो, रिजिड बॉडी ऐड कर ली और कोलिजन्स के अंदर मैंने इसको जो है कंटिन्यूस सेट कर दिया। क्योंकि जब हम इसको, क्योंकि कंटिन्यूसली इसको मूव करते रहेंगे हम, तो किसी भी कोलाइडर के साथ जब डिटेक्ट हो तो 100% डिटेक्शन हो। कॉलिजन डिटेक्शन रिजिड बॉडी के अंदर अगर डिस्क्रीट पर हो, तो अगर कोई चीज तेजी से मूव करती है तो प्रोबेबली उसके चांसेस है कि वो मिस कर दे, उसकी डिटेक्शन ना हो पाए। चलें, हमारे प्लेयर जो है 40 किलो का है। 40 किलो। और वी नीड अ कोलाइडर। तो मैं एक बॉक्स कोलाइडर यूज करूंगा। और इस कोलाइडर को मैंने एक प्रॉपर शेप भी दे दी। ठीक है, अब सारी एक्सिस में चेक कर रहा हूं तो ये शेप जो है एक्यूरेटली अलाइन है। ठीक हो गया। एक ही कोलाइडर है, उसको मैं बस कैमरा के पर्सपेक्टिव से चेंज करके देख रहा हूँ कि अच्छा वो चारों तरफ जो है एक ही जैसा दिख रहा है। ऐसा ना हो कि मैं एक ही एंगल में बना के छोड़ूं और फिर चला के देखूं तो वो चीज टूटी हुई हो। ठीक है। चले, मैं उसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमारा प्लेयर जो है वो रेडी है प्रोग्रामिंग की फेस के लिए। चलें जी, अब ये काफी सारी यहाँ पे खिचड़ी पक गई है स्क्रिप्ट्स की। तो मैं एक न्यू, ये हमारा है जो पहले दिन से क्लासेस चल रही हैं उसकी सारी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक ही प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ।
ताकि घर से अगर कोई मैं पैकेज इंस्टॉल करके आ जाऊं तो वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हो, क्योंकि यहाँ में इंटरनेट होती नहीं है। प्लेयर कंट्रोल के नाम से, आई थिंक उसके नाम से पहले ही एक एग्जिस्ट करती है, मूव कंट्रोल के नाम से मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली है मैंने, मूव कंट्रोल। और अब मोनो बिहेवियर, ये क्लास सही से लोड नहीं हुई तो मैं थोड़ा दोबारा बंद करके ओपन करता हूँ। मोनो बिहेवियर, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मोनो बिहेवियर आपके यूनिटी के लाइफ साइकिल्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसी के थ्रू आते हैं, वो उसकी पेरेंट क्लास है। जो भी क्लास आप गेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज करोगे उसके अंदर मोनो बिहेवियर लाजमी हो। अगर गेम ऑब्जेक्ट आपकी क्लास जो है उसके लिए नहीं बनाई गई, हो सकता है कि क्योंकि जब हम काफी बड़े लेवल पे काम करते हैं, बिल्कुल बड़ा नहीं मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे, तो डेटा की क्लासेस अलग होती हैं जिसके अंदर आपकी गेम की डेटा स्टोर होती है, और लॉजिकल जो क्लासेस होती हैं वो एक अलग क्लासेस होती हैं। अच्छा जी। मुझे मेरी एक आदत है, जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ तो मेरा कोडर मुझे खुद ही सजेशन दे रहा होता है, और मुझे पता होता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, मुझे स्पेलिंग या फिर कोई भी कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अभी ये एडिटर जो है वो लोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको नेट की नीड होगी या फिर कुछ पैकेजेस सही से नहीं होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। खैर मतलब मैं कोड को याद नहीं करता, मुझे बस समझ में पता होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है अभी, तो मैं फिर उस हिसाब से कोड या तो एआई से लिखवा लेता हूँ या तो खुद ही लिख लेता हूँ। जी, आपने बस कॉन्सेप्चुअल चीज समझनी है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैंने आपको बोल दिया कि भाई देखो, अक्सर जब पेपर में आपको प्रोग्रामिंग के सवाल दिए जाते हैं ना तो उसमें जो अक्सर अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ आपको देखते हैं कि आपकी लॉजिक कैसी है, वो ये नहीं देखते कि आपने स्पेलिंग ठीक लिखी है नहीं लिखी है, क्योंकि वो मैटर नहीं करती। आपका कंपाइलर आपको वो चीज बता देता है, वो एटलीस्ट आपकी लॉजिक क्रिएट कर देख रहे होते हैं कि एटलीस्ट जो आप लिख रहे हो, जो आपने चीजें डिफाइन की है, सूडो कोड का पता होगा मेरे ख्याल में सबको। हाँ वही चीज, तो आपको स्कूडो कोड जो है ना एक्यूरेट हो, आपकी लॉजिक एक्यूरेट हो, आपकी अपनी लॉजिक ही एक्यूरेट नहीं है तो फिर वो आपका फॉल्ट है। ठीक है, अगर आपकी स्पेलिंग कहीं में गलत लिखी हुई है या कोई लाइब्रेरी का नाम याद नहीं है कि कौन सी लाइब्रेरी यूज थी, तो वो टोटली जो है ना इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, तो क्या सही हो तो ठीक हो गया। चलें जी, मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली है मूव कंट्रोल के नाम से, और कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब हमारी स्क्रिप्ट यहाँ तक ठीक है, आगे कुछ नहीं है यहाँ तक। अब इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ से ड्रैग करके हमारा जो प्लेयर है उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। ठीक, अब सबसे पहले हमें चाहिए रिजिड बॉडी का रेफरेंस, क्योंकि हमने इस रिजिड बॉडी को कंट्रोल करना है। तो जैसे ये पब्लिक पब्लिक रिजिड बॉडी लिखूंगा, या तो पब्लिक हो या अगर प्राइवेट हो तो उसकी फिर अलग एक रिक्वायर्ड होती है चीज, पर आप अभी बिगनर हो तो पब्लिक एक क्लास का नाम, एक कंपोनेंट का नाम, और आगे उसका नाम लिख दो, दे दो वेरिएबल का। तो ये इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो रिजिड बॉडी जो अभी हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जिस रिजिड बॉडी को हमने कंट्रोल करना है उसको ड्रैग करके यहाँ पे रखेंगे। हमने इस वाली रिजिड बॉडी को कंट्रोल करना है तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये जरा ध्यान पे रख दें क्योंकि बिगनर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट है। अगर हम फॉर सपोज हमारे पास मल्टीपल प्लेयर्स के ऑब्जेक्ट हैं तो उन सब की रिजिड बॉडी जो है अपनी अलग अलग है, उनके ऊपर जो हम स्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे हैं ना वो भी समझो कि उसका एक हमने एक
न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। एक बार स्क्रिप्ट लिख ली, एक स्टूडेंट की स्क्रिप्ट लिख ली, अब उसके मल्टीपल वेरिएबल्स बना रहे। समझ गए? और बॉडी को अलग अलग देनी पड़ेगी। जी। हर बॉडी जो हमने इसको बनाई वो चार अलग अलग स्क्रिप्ट जाएंगी। स्क्रिप्ट, चार प्लेयर होंगे। हाँ मैंने एक प्लेयर बना फिर उसको डुप्लीकेट कर लिया हमने। इन चारों पे अलग अलग प्लेयर होंगे ना। हाँ स्क्रिप्ट तो हमारी एक ही है, पर जब हम रन करेंगे तो वो इंडिविजुअली होगी उस पे ऊपर काम। ठीक। चलिए अभी फोकस एक पे ही करते हैं, ज्यादा कन। रिजिड बॉडी आ गई। अब यूनिटी लाइफ साइकिल के मुताबिक स्टार्ट के अंदर, क्योंकि स्टार्ट अब एक पहले काल होता है, स्टार्ट हमारा बाद में। अब स्टार्ट के अंदर मैं रिजिड बॉडी को दोबारा असाइन कर सकता हूँ कि अगर रिजिड बॉडी जो है हमारी नल हो, मतलब प्लेयर यूजर ने जो है यूनिटी एडिटर के थ्रू यहाँ से ड्रैग करके इधर असाइन नहीं की, ठीक है, तो वो मैं गेट कंपोनेंट के थ्रू। अब गेट कंपोनेंट क्या करता है आपका? गेट कंपोनेंट आपका जो है आ, जिस गेम ऑब्जेक्ट में आपकी स्क्रिप्ट वो लगी हो, उसी गेम ऑब्जेक्ट्स के दूसरे कंपोनेंट्स को देखता है। अगर उसमें रिजिड बॉडी होगी कनेक्टेड, तो फिर उसको गेट करके इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। आई बात समझ में? अब फर्ज करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर ना रिजिड बॉडी को अप्लाई नहीं किया, ड्रैग करके इधर मैंने अप्लाई नहीं किया, तो अगर हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है तो हमारा कोड खुद ही चेक कर लेगा कि रिजिड बॉडी अप्लाइड है कि नहीं, नहीं है तो वो खुद ही अप्लाई कर देगा। देखा आगे खुद ही से। मैंने सिर्फ गेम को प्ले किया है। अभी मैंने गेम बंद कर दी, गायब होगी। चलो कंट्रोल पी, प्ले, और जैसे ही गेम प्ले होती है आपकी यहाँ पर खुद ही से असाइन हो गई। तो ये समझो कि वैलिडेशन चेक आपने लगा दी कि भाई। अच्छा, दूसरी ये चीज, इसने आपने स्टार्ट के अंदर रखना है या वेक के अंदर रखना है, अपडेट के अंदर नहीं रखना। स्टार यहाँ पे हाँ क्योंकि आपने इसको बस एक बार ही गेट करना है। एक बार वेरिएबल के अंदर असाइन होगी चीज तो वहीं पर ही रहेगी, कहीं पे जाएगी नहीं। सही है। वरना ऐसा ना हो कि मतलब कोई हो के अपडेट के अंदर जो है वो आ, ये वाला काम कर रहा हो। तो ये जो है काम करेगा, बट गलत है, अप्रोच गलत है। परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा इस चीज पे। अब फर्ज करो ना कि मतलब आप लूप के अंदर ऐसी चीज कर रहे हो कि जो आप स्टार्ट या वेक के अंदर कर सकते थे। अब लूप के अंदर वो जब आप रख लिख देते हो तो वो आपकी जो एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम जो है वो तो चलेगा ना वहां पर, उसको गेट करेगा। अब उस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट हो, जैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर 10 कंपोनेंट्स हैं, तो 10 कंपोनेंट्स में एक एक करके देखेगा कि रिजिड बॉडी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जब मिल जाएगी तो उसे ढूंढ लेंगे। तो ये एग्जीक्यूशन बाकी हर एक फ्रेम पे होगी तो परफॉर्मेंस स्लो होगी, स्लो होगी। एंड आप ये नहीं चाहते कि आपकी गेम स्लो चले। हाँ अगर आपको कोई क्लाइंट अच्छे से पे नहीं कर रहा तो ऐसे कर लो, उसको गेम स्लो चलेगी, उसको बोला है सर इसके लिए और खर्चा चढ़ेगा। ठीक है। ऐसे कर लेते हैं काफी सारे जो पीसी गेम्स बनाते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं ताकि वो एंड्रॉयड पे ना चल पाए। क्योंकि अगर ऐसे प्रोफेशनल कोड बंदा लिखे ना, तो आपकी वो गेम जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे खुद ही सपोर्ट कर लेती है, कोड अच्छा हो तो। यहाँ पे लास्ट कंपनी में मैं जहाँ पे था, तो उनको जो है हैंड ओवर करना था कोड किसी दिन के लिए प्रोजेक्ट था। अब उनको कोड जब हैंड ओवर करना था तो उन्होंने कहा कि सलमान भाई जितना भी इसको ना कंप्रेस करना है कर दो अभी। वो उनको चलाना आए ही ना, वो हालांकि चलाएंगे नहीं कभी, पर इन केस अगर वो किसी और से जाके बनवाए ना, वो सर्फ याद दे रहे हैं, बना नहीं पाए, दोबारा हमारे पास ही है। तो ये पॉलिटिक्स भी चल रही होती है कंपनीज के अंदर। तो मैं तो अक्सर अपने पैकेजेस यूज कर रहा होता हूँ किसी की प्रोजेक्ट के अंदर, मैं सर को बोल देता हूँ कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे अपना पैकेज जो है ना अपडेट करता रहता हूँ, तो वो खुद ही आउटडेट हो जाएगा। या तो फिर मैं रिपोजिटरी को प्राइवेट कर दूंगा, एरर आने शुरू हो जाएंगे उनके यहाँ पे। चलें बैक टू द टॉपिक। हमने रिजिड बॉडी यहाँ पे कर ली है। अब
या तो मैं अपडेट के थ्रू इसको मूव करूं, या तो मैं एक अलग से मेथड क्रिएट करता हूं मूव, एंड वहां पर मैं इसको एक डायरेक्शन के नाम से वेरिएबल पैरामीटर, मेथड्स में कोई भी जब हम एक देते हैं लिखते हैं उसे पैरामीटर कहते हैं, वेरिएबल नहीं। खैर एक पैरामीटर मैंने लिख दिया डायरेक्शन का, मतलब बोल रहा हूँ कि भाई जब भी ये मेथड मूव मेथड कॉल हो तो रिजिड बॉडी के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर हम फोर्स को अप्लाई करें। और अब मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना है मूव स्पीड के, मतलब वो मूव हो तो कितनी स्पीड के थ्रू वो मूव, तो यहाँ पर उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसको हम बाद में आ, हमारी स्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब रिजिड बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो ऐड फोर्स और उसके बाद में अब डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय मूव स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। जी, सेटिंग भी ये हम लाइक ये मेथड क्यों बनाया मैंने? ऊपर जो आपने हेडर वगैरह किया है अच्छा, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जब आप इंस्पेक्टर में देखोगे ना तो वहां पे ये इसका लेबल है, बेसिकली मैंने एक लेबल दे दिया है इसको। ठीक है, ये लाजमी नहीं है अगर ना ही करना चाह रहे तो, पर मेरी एक हैबिट है, मैं ऑर्गेनाइज रहता हूँ अपने इंस्पेक्टर में, या भाई यहाँ पर मैंने इस मूवमेंट के हवाले से चीजें देनी है, यहाँ पे मैंने आइडियो के हिसाब से देनी है, तो मैं उसके लिए जो है यहाँ पे एड्रेस लिखता रहता हूँ। जैसे ये ऊपर वाला एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो आई जस्ट कॉल इट आई एफ रेफरेंस। मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ आपकी कंफ्यूजन ना हो, तो ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में चीज आती है। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंसेस आ गए, नीचे मूव सेटिंग से आ गई, तो आप ये चीजें फॉलो करोगे तो देखो पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री को, अगर यूनिटी फील्ड में जाते हो तो भाई यहाँ अच्छी अच्छी जगह से पढ़ दिए हैं। खैर, अच्छा, एड फोर्स करने पर हम बेसिकली उसको के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक रिजिड बॉडी के ऊपर हम या तो कोई इसी तरह से या तो उसको धक्का दे रहे हैं या तो किसी इंजन के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर मैं यहां पर लिख लूं रिजिड बॉडी डॉट लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू डायरेक्शन डॉट मूव स्पीड डॉट टाइम डॉट डेल्टा टाइम, वो नहीं लाइक मैं वीडियो को यहाँ पे पास कर रहा हूँ।